एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिज्म, जिसके अंदर 4 चैप्टर्स होंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म इन मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। उनके सारे सवाल जो जेईई मेन के थर्ड फेज यानी कि जुलाई वाली फेज में हुए थे, तो सारे सवाल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल स्टार्ट करते हैं, वो है एसी वोल्टेज दिस मच ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच अप्लाइड टू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। The separation between the plates is 2 mm and area is 1 meter square. The amplitude of the oscillating displacement current for the applied AC voltage is equal to। तो एम्पलीट्यूड बताना है यानी कि मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ऑफ द ऑसिलेटिंग डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो हम एक बात जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कंडक्शन करंट के बराबर होता है। तो यदि कंडक्शन करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लूं तो डिस्प्लेसमेंट करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ ही जाएगी। तो मुझे बेसिकली करंट निकालना है इस कैपेसिटर के अंदर जितना जा रहा होगा मैक्सिमम, और वही हमारे डिस्प्लेसमेंट करंट की मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है। तो यहाँ पे मैं करंट की वैल्यू लिख सकता हूँ I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट डिवाइडेड बाय XC, बिकॉज AC करंट है तो उसका जो AC हमारे पास अप्लाई है तो उसमें मैक्सिमम करंट जो है हमारे पास होने वाला है V नॉट अपॉन XC के बराबर। V नॉट हमें दिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज 20 डिवाइडेड बाय XC को लिख सकता हूँ 1 अपॉन ओमेगा C। सो 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा इज 100 पाई, 2 पाई इंटू F से मैंने ओमेगा निकाल लिया, इंटू कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को लिख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट बाई D, एरिया इज 1, एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D इज 2 मिलीमीटर, विच इज 2 इंटू 10 टू द पावर -3। तो यहाँ सॉल्व करेंगे इसको तो आपको मिलेगा 2 into 10 to the power 3 into pi into 8.85 into 10 raised to the power -12 divided by 2 into 10 to the power -3। तो एक 2 से 2 चला गया, 10 to the power -3 plus 10 to the power 3 is 10 to the power 6, और यहाँ पे बच जाएगा 10 to the power -6। तो आपको यहाँ मिलेगा 8.85 into pi which is 3.14 into 10 to the power -6। ये आपको रिजल्ट जो है मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि यदि मैं इसको मान लेता हूं 8 के बराबर, इसको मान लेता हूं 3, या फिर आप इसको 9 मान सकते हैं, इसको 3 मान सकते हैं। यदि मैं इसको 8 और 3 मानता हूं तो ये ग्रेटर देन 24 आपको मिलेगा। ग्रेटर देन 24 ये क्वांटिटी आपको मिलने वाली है डेफिनेटली, और ये आपके पास 10 to the power -6 है, तो ये माइक्रो एम्पियर इसे कह सकते हैं। तो 24 माइक्रो एम्पियर से ज्यादा हमें आंसर मिलना चाहिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ये सही नहीं हो सकता। 24 से ज्यादा होगा लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होगा, इतना ज्यादा भी नहीं होगा, तो हमारे पास एक ही जो है सही ऑप्शन बचता है, विच इज ऑप्शन नंबर 3, वही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो बिना कैलकुलेट करे भी आंसर हमें मिल रहा है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7 अक्टूबर से, जो कि 7 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम, और डेली अवार्ड्स हैं इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजॉन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और NKC सर लाइव कोड डालना ना भूलें, ठीक है बच्चों। चलिए बेस्ट ऑफ लक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो सवाल है 20 जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट का, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ड्यूट्रॉन क्या होता है 1H2, और अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2He4। तो यहाँ पे यदि इसका मास मैं कहूं कि 2m0 के बराबर है तो इसका मास जो है 4m0 के बराबर होने वाला है। न्यूक्लियॉन से मास जो है डिसाइड होता है, चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका चार्ज यदि मैं Q0 मान लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इनका चार्ज होगा 2Q0 के बराबर। इनके पास सेम काइनेटिक एनर्जी है और ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर करते हैं। हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड यदि एंटर करता है चार्ज पार्टिकल
तो उसका पाथ जो है सर्कुलर होने वाला है, और सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो होता है r इज इक्वल टू mv अपॉन qb। ये फॉर्मूला भी सबको आता है। rd एंड r अल्फा बी देयर रेस्पेक्टिव रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ, देन द वैल्यू ऑफ rd बाय r अल्फा आपको बताना है कितना होगा। तो हमें रेडियस का फॉर्मूला मालूम है, रेडियस इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय qb। अब mv को लिख सकता हूं, दिस इज द लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है कि p स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से लीनियर मोमेंटम को लिख सकता हूं 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। तो यहां से आपको मिल जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, या कह सकते हैं रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट डिवाइडेड बाय q इंटू b। अब यदि हम बात कर रहे हैं रेशियोज की, तो इन दोनों पार्टिकल्स के लिए क्या क्या चीजें सेम है वो हम पहले देख लेते हैं, क्या क्या चीजें इन दोनों पार्टिकल्स के लिए सेम है। तो कह सकता हूं इस फॉर्मूले में 2 दोनों पार्टिकल्स के लिए सेम है, काइनेटिक एनर्जी दोनों पार्टिकल्स के लिए सेम है, और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों पार्टिकल्स के लिए सेम है। तो इसके अलावा जो क्वांटिटीज बची हैं, तो मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन लिख सकता हूं, दैट r इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय q। और यहां से आपको ये मिल जाएगा दैट r ड्यूटेरियम ऊपर है, rd बाय r अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ md डिवाइडेड बाय qd, और यहां आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ m अल्फा, और यहां आ जाएगा आपके पास q अल्फा के बराबर। तो md को मैं लिख सकता हूं, md को लिखा जा सकता है 2 टाइम्स m नॉट का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4 जो है qd को लिखूंगा मैं q नॉट, और यहाँ पे q अल्फा को लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स q नॉट डिवाइडेड बाय यहाँ आएगा अंडर रूट ऑफ 4 टाइम्स m नॉट। तो अंडर रूट m नॉट से अंडर रूट m नॉट गया, q नॉट से q नॉट चला गया, तो अंडर रूट 2 यहाँ पे बचा है 2, नीचे बचा है आपके पास अंडर रूट 4 विच इज 2 से 2 गया, आपको मिल जाता है आंसर रूट 2। तो रूट 2 इज टू 1 हम यहाँ पे आंसर जो अपना रिपोर्ट कर सकते हैं, रूट 2 इज टू 1, यानी कि बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है। सवाल में आपको दिया है द आर्म PQ of a rectangular conductor is moving from x is equal to 0 to x is equal to 2b। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, और y एक्सिस के अलोंग ये हमारे पास रॉड है, x is equal to 0, यानी कि इस लाइन से लेकर x is equal to 2b तक ये जाती है रॉड, 2b जो है यहाँ पर है, यहाँ तक जाती है, यहाँ से चलते चलते यहाँ तक जाती है। देन इनवर्ड्स फ्रॉम x is equal to 2b to x is equal to 0, पहले जाती है ऐसे, फिर आती है ऐसे, जाना आना जाना आना जाना आना, इस तरीके से ऑसिलेटरी टाइप का मोशन है इस रॉड का। A uniform magnetic field perpendicular to the plane is acting from x is equal to 0 to x is equal to b। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है शॉर्ट पड़ गया है, सिर्फ आधे रास्ते में मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है। मान के चलिए कि आप अपने घर से जाते हैं ऑफिस, और जो पूरा रास्ता है आप जाते हैं अपने ऑफिस, ऑफिस से लौटते हैं घर, लेकिन रोड जो है, जो पक्की सड़क है, वो आधे रास्ते में खत्म हो जाती है, बाकी रास्ता आपको कच्चा जो है ट्रेवल करना होता है। तो ऐसे ही सेम सिचुएशन यहाँ है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे खत्म हो जाता है, x is equal to b पर खत्म हो जाता है, उसके बाद इसको बिना मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जाना पड़ता है। तो आपसे कहा गया है आइडेंटिफाई द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज विद डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के साथ कौन कौन सी क्वांटिटीज का वेरिएशन जो है होगा, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी A, जिसका ग्राफ कुछ ऐसे है, उसके बाद क्वांटिटी है B, उसके बाद क्वांटिटी है C। अब क्वांटिटी A, B और C का वेरिएशन दिया है डिस्टेंस के साथ, और ये रॉड है। अब कैसे मुझे समझ में आएगा कि क्वांटिटीज क्या क्या है, तो आप यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में क्या है, ए फ्लक्स, पावर डिसिपेटेड, ईएमएफ, पावर डिसिपेटेड, फ्लक्स, ईएमएफ, फ्लक्स, ईएमएफ, पावर डिसिपेटेड, ईएमएफ, पावर डिसिपेटेड, फ्लक्स, यानी कि 3 क्वांटिटीज हैं, उनमें से उन तीनों में से हर एक क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग ग्राफ हमें मिलने वाला है, तो वो पहचानना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लक्स की, जो थोड़ा सा आसान होता है सोचना कि फ्लक्स, तो जब रॉड यहाँ पे थी, लेट्स से रॉड यहाँ पे थी, तो इस लूप में, इस लूप का जो एरिया था वो इतना एरिया था, तो इस एरिया से फ्लक्स पास हो रहा था। जैसे ही ये रॉड आगे जाती है तो इस लूप का एरिया जो है बढ़ जाता है, तो फ्लक्स जो है बढ़ने वाला है। जब ये रॉड यहां आ जाएगी तो इस लूप का एरिया और बढ़ने वाला है, तो फ्लक्स जो है और बढ़ जाएगा। ये रॉड जब है यहां पे आ जाएगी तो फ्लक्स जो है और बढ़ने वाला है। लेकिन रॉड इस x इज इक्वल टू b को जैसे ही पार करेगी, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतना सा ही पार्ट है, यहां तक है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वो कांस्टेंट हो जाने वाला है। तो x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू b तक, x इज इक्वल टू b तक जो फ्लक्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होने वाली है।
और x इज इक्वल टू बी से लेकर x इज इक्वल टू 2b तक जो है फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, बिकॉज एरिया अब फर्दर नहीं बढ़ रहा है। तो आप एक ऐसा ऑप्शन चूज करिए जिसमें फ्लक्स लगातार बढ़ रहा है x इज इक्वल टू 0 से b तक, उसके बाद फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है। तो लगातार बढ़ने वाला सीन जो है सिर्फ ग्राफ नंबर ए में है, जहां पे फ्लक्स इंक्रीज हुआ है लगातार x इज इक्वल टू b तक, उसके बाद फ्लक्स कांस्टेंट हो गया है, उसके बाद जब दोबारा ये लौट के आता है तो एरिया जो है धीरे धीरे कम हो रहा है लूप का, इसका मतलब फ्लक्स लगातार डिक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम 100% श्योर हैं कि जो क्वांटिटी ए है वो फ्लक्स होने वाली है, क्वांटिटी ए फ्लक्स है। ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं? तो इनमें से हमें फोर्थ ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाता है, सेकंड ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाता है, हमारे पास बचता है फर्स्ट और थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड में देखें कि बी ऑप्शन जो है यहाँ पे पावर और यहाँ पे ईएमएफ का है, ईएमएफ और पावर का है सी ऑप्शन। तो कोई भी एक और क्वांटिटी यदि मैं पता लगा लूं कि ईएमएफ या पावर डिसिपेटेड, तो मुझे मेरा काम जो है हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पावर की, या आप चाहें तो ईएमएफ की बात भी कर सकते हैं। ईएमएफ की बात यदि करें तो जब इसका एरिया बढ़ रहा होगा, जब इसका एरिया बढ़ रहा होगा तो जो ईएमएफ है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ये हम जानते हैं। यदि ये इसको डॉट माने कि ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और इसका एरिया बढ़ता ही जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो है पोलैरिटी आपको मिलने वाली है, इस डायरेक्शन में ईएमएफ डेवलप होने वाला है। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना बंद हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब कांस्टेंट हो जाएगा, तो ईएमएफ इंड्यूस जो है मैं कह सकता हूं 0 के बराबर होने वाला है। पहले ईएमएफ की वैल्यू नॉन जीरो होने वाली है, लेट्स से उसको पॉजिटिव मान लेता हूं मैं। उसके बाद ईएमएफ जो है 0 के बराबर हमें मिलने वाला है, बिकॉज फ्लक्स कांस्टेंट हो चुका है। और उसके बाद जब वापस ये रॉड इस तरफ आएगी तो एरिया उस लूप का डिक्रीज हो रहा होगा और ईएमएफ का जो सेंस है वो पलट जाएगा। तो ईएमएफ मैं कह सकता हूं कि वो नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव 0 नेगेटिव, या कह सकते हैं नेगेटिव 0 पॉजिटिव। ईएमएफ जो इंड्यूस्ड है उसकी पोलैरिटी बदल रही है, तो ईएमएफ का जो साइन है वो बदलना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है बी और सी में जिसमें पोलैरिटी बदल रही है क्वांटिटी की? तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ बी में ऐसा हो रहा है, पहले यहाँ पे नेगेटिव माना गया है, उसके बाद 0 ईएमएफ है, उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव ईएमएफ है। तो इसका मतलब बी डेफिनेटली ईएमएफ का जो है ग्राफ है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही आ जाता है। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आप चाहें तो पावर भी देख सकते हैं, पावर का कोई साइन नहीं होता, कोई पोलैरिटी नहीं होती। तो यहां से जब ये जा रहा होगा तो भी इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से पावर जो है डिसिपेट हो रही होगी, और जब ये वापस लौटेगा इस रीजन में तो एरिया डिक्रीज हो रहा होगा, पोलैरिटी का साइन बदल जाएगा, और लेकिन तभी भी पावर वहां पे डिसिपेट हो रही होगी। पावर का कोई साइन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई सेम साइन की जो है हमें क्वांटिटी का वेरिएशन मिलने वाला है। इतने पार्ट में कोई ईएमएफ डेवलप नहीं हुआ था, तो इसलिए वहां पे कोई करंट भी नहीं होगा, और कोई करंट नहीं होगा तो वहां पे कोई भी पावर जो है डिसिपेट नहीं हो रही होगी। तो सी डेफिनेटली हमारे पास पावर का ग्राफ है। ये पावर हो गया, ये ईएमएफ हो गया और ये फ्लक्स हो गया। तो फ्लक्स, ईएमएफ, पावर, हमारे पास सी ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यही हमारा आंसर होने वाला है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो 20 जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। सवाल आपसे कहता है, इन एन एलसीआर सर्किट एन इंडक्टर and a resistor are connected to an AC source of this much frequency. The value of capacitance for which the current leads the voltage by 45 degree is equal to this much farad. Find the value of x. तो पहले क्वेश्चन में कहा है कि सर्किट में इंडक्टर और रेजिस्टर है। सिर्फ पहले क्वेश्चन में सिर्फ इंडक्टर और रेजिस्टर है जी, और यहाँ पे जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो बताई गई है। ध्यान रखें, जब भी आपको फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में बताई जाती है तो इसका मतलब ये ओमेगा है, और जब कभी आपको फ्रीक्वेंसी सेकंड इनवर्स में या सेकंड इनवर्स के अलावा हर्ट्ज में बताई जाए, इसका मतलब वो स्मॉल एफ है, वो एफ है यदि हर्ट्ज में है तो, और रेडियन पर सेकंड में है, इसका मतलब वो ओमेगा है। तो और इनमें हम रिलेशन भी जानते हैं कि ओमेगा जो है होता है 2 पाई इंटू एफ के बराबर। तो हम यदि f भी दिया हो तो हम ओमेगा निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं सवाल में। तो हमें इंडक्टर दिया, इंडक्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो मैं यहां से पहले XL निकाल लेता हूं, विच इज ओमेगा इंटू एल। ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इज 300, एल की जो वैल्यू है वो है 30 मिली हेनरी, 30/1000, 1 2 3 1 2 3, तो हमें 9 ओम के बराबर इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस मिल जाता है।
रेजिस्टेंस हमारे पास है 1 ओम। तो यदि मैं इनका फेजर डायग्राम बनाना चाहता हूं तो हमें फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से मिलेगा कि रेजिस्टेंस ऐसे हॉरिजॉन्टल फेजर बनाया मैंने, और यहाँ पे जो XL है वो 9 ओम मैंने ऐसे दिखा दिया। ये हमारे पास है R, इनके बीच का जो एंगल है 90 डिग्री होगा, और इस सर्किट में वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा होगा करंट से 90 डिग्री के द्वारा। तो ये सब लोग समझ गए। अब क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर विच द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, क्वेश्चन में और क्लियर होना चाहिए था। इस कैपेसिटेंस को कैसे ऐड किया जाता है, सीरीज में लगाते हैं या कुछ और तरीके से लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे मान लेंगे कि हमारे सिलेबस में क्योंकि जेईई मेन के सीरीज LCR सर्किट ही है, तो हम इस कैपेसिटेंस को सीरीज में ऐड कर देंगे। तो अब इस सर्किट में कैपेसिटेंस को भी ऐड कर दिया जाता है। तो हमारे पास अब यहाँ पे L कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस दोनों है, और अब कहते हैं कि जो करंट है वो लीड करता है वोल्टेज को, करंट लीड करता है वोल्टेज को। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो फेजर होगा, पहले वाले फेजर में जब वोल्टेज लीड करता है तो ये नेट जो XL माइनस XC है वो ऊपर की तरफ आता है। जब करंट लीड करेगा तो मैं कह सकता हूं कि ये XC माइनस XL के बराबर होने वाला है, और ये होगा हमारे पास R, और इनका जो नेट इंपीडेंस होगा उसका जो एंगल है यहां से वो 45 डिग्री के बराबर होने वाला है। समझ गए कि यार जब हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखते हैं फेजर में तो वो आता है नीचे की तरफ, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो आता है ऊपर की तरफ, और जो रेजिस्टेंस है आता है इस तरफ। अब करंट लीड कब करता है किसी सर्किट में, जब XC की जो वैल्यू है वो XL से ज्यादा होती है। तो ये फेजर जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं नेट लिख सकता हूं इसे XC माइनस XL, और यहाँ पे है R। इनका जो नेट आएगा, इनका जो रिजल्टेंट होगा XC माइनस XL और R का, वो इस तरह से होने वाला है 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री पे है, तो मैं कह सकता हूं ये जो आपके पास लेंथ है फेजर की और ये लेंथ जो है वो आपस में बराबर है। इसका मतलब R की जो वैल्यू है वो XC माइनस XL के बराबर है। तो R की वैल्यू है 1 इज इक्वल्स टू XC को लिख सकता हूं 1 अपॉन ओमेगा इंटू C, माइनस XL की वैल्यू 9 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो आपको मिल जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 300 इंटू C। तो C की वैल्यू मिल जाती है आपको 1 अपॉन 3000 के बराबर। 1 अपॉन 3000 फेरेड जो है हमें आंसर मिल जाएगा। ये 1 अपॉन x इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 में लिखना है, तो इसे लिख देंगे 1 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो x की वैल्यू आपको मिल जाती है 3 के बराबर। आंसर कितना आ जाएगा, 3 के बराबर। सवाल है हमारे पास 20 जुलाई का, इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। फॉर अ सीरीज LCR सर्किट विद रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 100 ओम, L की वैल्यू है इतना, C की वैल्यू है इतना, कनेक्टेड अक्रॉस दिस मच सप्लाई, the phase angle between current and supplied voltage and the nature of the circuit is equal to। तो हमें नेचर बताना है, फेज एंगल बताना है करंट और वोल्टेज के बीच में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कीजिए, हमें क्योंकि ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा इज 100 पाई, तो XL की वैल्यू निकालिए, कितना आ जाएगा ओमेगा L which is 100 into पाई into L की वैल्यू कितनी है 0.5 मिली हेनरी which is half into 10 to the power minus 3। तो यहां से आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 20 पाई बाई 20 जो है आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है, ये 1000 आ जाएगा, पाई बाई 20 आपको मिलेगा, पाई बाई 20 ओम। अब XC की बात कर लेते हैं विच इज 1 अपॉन ओमेगा C, 1 अपॉन 100 पाई, C की जो वैल्यू है हमारे पास 0.1 पिको फेरेड है, तो आ जाएगा आपके पास 10 टू द पावर माइनस 12 तो होता है, ये माइनस 13 आपको मिल जाएगा। सो 10 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाई पाई ओम आपको ये मिल जाता है, और रेजिस्टेंस जो है 100 ओम के बराबर है, R इज इक्वल टू 100 ओम। अब देखिए बेटा, यहां पे XC जो है और XL है, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। ये 10 टू द पावर 11 के ऑर्डर में है, 10 टू द पावर 10 का ऑर्डर आपको मिलेगा, ये 10 अपॉन पाई होगा विच इज नंबर 1 टू लेके 10, 1 से लेके 9 के बीच में, और 10 टू द पावर 10 आपको ये मिलने वाला है। अब ये जो है छोटा सा नंबर है, तो मैं कह सकता हूं XC इज मच मच ग्रेटर देन XL। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि जो सर्किट का नेचर होगा दैट विल बी कैपेसिटिव। कैपेसिटिव जो है नेचर होने वाला है, कैपेसिटिव नेचर होने वाला है। तो इनमें से ऑप्शन चूज कीजिए कि प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव सर्किट जो है वो किस में दिया हुआ है, वो हमें इसमें ही दिया हुआ है वैसे तो हमारा आंसर तो फोर्थ वैसे ही पता चल गया, लेकिन एक बार और इस फेज एंगल को मिला लेते हैं।
फेज एंगल क्या होता है, आप फॉर्मूले से देखना चाहें तो r बाय z होता है, cos फाई जो है वो होता है r बाय z के बराबर, और यहां आ जाएगा आपके पास r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिए बेटा xl जो है वो तो बहुत छोटा है xc के कंपैरिजन में, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहां बचेगा r अपॉन r स्क्वायर प्लस xc का स्क्वायर का अंडर रूट। अब हम ये भी जानते हैं कि 10 टू द पावर 10 का ऑर्डर है और r स्क्वायर जो है वो 10 टू द पावर 4 है, 10 टू द पावर 4 का ऑर्डर है r का, तो इसको भी नेगलेक्ट किया जा सकता है इसके कंपैरिजन में, तो इसको भी आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास बचता है r अपॉन xc, xc बहुत बहुत ज्यादा है, ये आपके पास r 100 है और ये है 10 टू द पावर 10 के ऑर्डर का, तो ये एंगल जो आपको मिल रहा है cos फाई, ये आपको मिल रहा है 10 टू द पावर ये 100 है, 10 टू द पावर माइनस 10 है, 10 टू द पावर ये xc कितना है हमारे पास 10 टू द पावर 10 का है, तो 10 टू द पावर माइनस 8 के ऑर्डर में आपको cos फाई की वैल्यू मिल रही है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट 0 के बराबर ही है, तो इसका मतलब फाई जो है हमें 90 के बराबर मिल जाता है। इसका मतलब करंट लीड कर रहा होगा 90 डिग्री से अप्रोक्सीमेटली, वोल्टेज से लीड कर रहा है करंट 90 डिग्री से, तो हमारा आंसर डी जो है वो हम और डबल श्योर हो जाएंगे यार यही आंसर होगा। ठीक बात, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो कुछ इस तरीके से दिया है। 20 जुलाई को इवनिंग में पूछा गया था, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। ध्यान से समझे इस सवाल को कि मैग्नेटिक मेरिडियन जो है उससे 30 डिग्री एंगल पर द अपेरेंट डिप इज 45 डिग्री, अपेरेंट डिप जो है वो 45 डिग्री है, तो बताइए ट्रू डिप जो है वो कितना होने वाला है। तो पहले मैं यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन जो है बनाने वाला हूं, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, और इस मैग्नेटिक मेरिडियन से 30 डिग्री एंगल पर एक दूसरा प्लेन है इस तरीके से 30 डिग्री एंगल पर। अब मैं जानता हूं कि जो अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में लाई करता है, यानी कि इस वाले प्लेन में लाई करेगा नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट, और उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH और एक कंपोनेंट होता है वर्टिकल कंपोनेंट BV। अब यदि हम अपेरेंट डिप की बात कर रहे हैं तो BH का कंपोनेंट इस प्लेन के हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग, ये जो नया हॉरिजॉन्टल है इस अपेरेंट हॉरिजॉन्टल कह दीजिए इसको, ये हो जाएगा हमारे पास BH cos 60 BH √3/2, और अपेरेंट डिप 45 डिग्री है, अपेरेंट डिप जो है वो 45 डिग्री है। इसका मतलब ये और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड जो उस दूसरे प्लेन में है उसका एंगल उसके हॉरिजॉन्टल से जो है वो 45 डिग्री है, इसका मतलब BV जो है वो इसके बराबर हमें मिलने वाला है। क्वेश्चन में दिया है कि जो दूसरा प्लेन है 30 डिग्री दूर, 30 डिग्री फ्रॉम द मैग्नेटिक मेरिडियन, उस प्लेन में क्या हो रहा है BH √3/2 की जो वैल्यू है वो BV के बराबर है, तो हमें यहां से BV की वैल्यू मिल जाती है BH √3/2 के बराबर, तो ये BV की वैल्यू हमें मिल चुकी है BH √3/2 के बराबर। तो हमें इस मैग्नेटिक मेरिडियन में डिप निकालना है विच इज कॉल्ड ट्रू डिप, तो ट्रू डिप निकालने के लिए मैं लिख सकता हूं 10 डेल्टा इज इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, तो BH √3/2 डिवाइडेड बाय BH आप कर देंगे तो BH से BH गया आपको मिल जाएगा √3/2 के बराबर। सो 10 into 10 ऑफ एक्चुअल डिप इज इक्वल्स टू √3/2, तो जो एक्चुअल डिप है आपको मिल जाएगा, ट्रू डिप जो है वो मिल जाएगा 10 इनवर्स √3/2, तो डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाता